जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए PYQs को हल कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको अभी जीके और GS सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैंने आपको 7 वीडियो करा दिया बच्चे। आज यह 8वां वीडियो होगा। आपसे आग्रह है कि यदि आप 7 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को लिंक मैं इस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आग्रह इसलिए कर रहा हूं बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह के पेपर आते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना, यहाँ से डायरेक्ट उठा करके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और बच्चे आज की इस वीडियो में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने वाले बच्चे, यह पेपर जो हुआ था 19 जून 2018 को प्रथम पाली में हुआ था बच्चे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर और बच्चे हम लोग जान लेते हैं प्रश्नों को, यानी कि प्रश्न किस लेवल के और किस तरह के पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चे, सबसे पहला देखिए, प्रश्नों पर मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं घटना चक्र की किताब से लिया गया, जो कि आपको थंबनेल पर पहले ही दिखा था। ठीक है बच्चे, जी हाँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चे कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है बच्चा? तो ये गाया जाता है बिरहा या चैती या रसिया या कजरी। तो बच्चे आपको पता है कि कजरी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कजरी उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम के समय में गाया जाता है। जी हाँ बच्चे, ठीक है। अगर इसकी व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या ध्यान देना यहाँ पे प्यारे। व्याख्या कह रहा है कि कजरी लोकगीत प्रमुखतः सावन महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कजरी मिर्ज़ापुर क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कजरी है उत्तर प्रदेश के किस जिले का लोकप्रिय गीत है तो मिर्ज़ापुर का। ठीक है बच्चे, जी हाँ। रसिया, अच्छा देखिए, जो ऑप्शन में रसिया वगैरह की बात किया गया था तो उसमें कह रहा है कि रसिया जो है, रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। और रसिया जो है ब्रजभूमि के यानी कि ब्रजभूमि का प्रमुख लोकगीत है। ठीक। और चैती लोकगीत की बात करें बच्चे तो यह फागुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। ठीक। और इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अवधि एवं भोजपुरी क्षेत्र का लोकगीत है। ठीक। और बिरहा की बात करें बच्चे तो बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है। आप सोच रहे होंगे मैंने इनका बात क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है ना, एक तो हमारा कजरी के बारे में हमने देखा ही देखा, प्लस 3 जो ऑप्शन है उनके बारे में भी डिटेल दिया गया बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे डिटेल से आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको। ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करें बच्चा तो दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत, खालिस्तान दिया है, यानी कि प्रसिद्ध सूफी संत किसके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष 12 बंकी में देवा मेला का आयोजन किया जाता है। किसका बच्चे? देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो किसके वार्षिक उर्स के अवसर पर किया जाता है? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वारिस अली शाह। बच्चे क्या? वारिस अली शाह के वार्षिक अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष 12 बंकी में क्या माना जाता है? देवा मेला मनाया जाता है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या देख लेते बच्चे। व्याख्या कर रहा है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में प्रत्येक वर्ष 12 बंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देवा शरीफ मेला के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। ध्यान रखिएगा बच्चे, आपको अभी कुछ घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश के मेले से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अभी मैंने अपलोड किया है 4-6 घंटे पहले ही। तो आप लोग उस जो मेला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेले से प्रश्न पूछा जाता है। अभी देखिए यहाँ आपके सामने है। तो अगर आपसे ये इस प्रकार से पूछे कि भैया देवा शरीफ मेला कहाँ मनाया जाता है, तो बच्चे देवा शरीफ जो मेला है कहाँ मनाया जाता है? 12 बंकी। मेरे बोलो बच्चे कहाँ पे? 12 बंकी में। मैंने उत्तर प्रदेश के जितने भी मेले बच्चे, सारे मेले के बारे में उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया हुआ है। वो वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के हमने रखा हुआ है, यानी कि स्टैटिक जीके फॉर यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए इस प्रकार से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल फॉर यूपीपी, इस प्रकार से आपका प्लेलिस्ट में मैंने बना के डाला हुआ है। अगर वहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बच्चे। आगे यदि हम बात करें तीसरे प्रश्न की, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया जाता है। यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य जहाँ पर सभी के घरों में
जो छत है, छत मतलब छत पर बारिश का जो पानी होता है ना उसको जुटाना यानी संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बच्चे यह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है। कब से किया गया? आइए व्याख्या को देख लेते बच्चे। व्याख्या कहता है कि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण वर्ष 2003 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। कब से बच्चे? वर्ष 2003 से ही अनिवार्य कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल का तरीका है जहां छतों पर टैंक के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है और यह विधि भूमिगत जल संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है बच्चे? जी हाँ। बात करें चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है बच्चे कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि यानी कि जो झूम कृषि है इसको क्या कहते हैं? देखिए, खेती की एक विधि है झूम कृषि। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको मध्य प्रदेश राज्य में किस नाम से जाना जाता है बच्चे? तो मध्य प्रदेश राज्य में जाना जाता है दहिया के नाम से। किस नाम से बच्चे? दहिया के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते बच्चे। तो व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है बच्चे कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया बेवार नामों से जाना जाता है। झूम कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं और इस पद्धति में पहले भूमि के वन को काट कर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। यानी जो झूम कृषि होता है या स्थानांतरणशील कृषि होता है या दहिया या व्यवहार कृषि होता है, ये क्या होता है बच्चे? इसमें पहले जो वन होते हैं उसको जला करके साफ कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है? उस पर कृषि किया जाता है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। बात करें पाँचवें प्रश्न की। तो पाँचवा प्रश्न कहता है बच्चे कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है बच्चे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किताब ए नवरस। ठीक है बच्चे, क्या है? किताब ए नवरस है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है बच्चे कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह ने दक्खनी भाषा में किताब ए नवरस नामक पुस्तक की रचना की थी। यह 59 कविताओं और 17 दोहों का एक संग्रह है। बात करें छठे प्रश्न के बच्चे। तो छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान होता है? तो बच्चे आलाप के समान होता है। ठीक है, ध्यान देना कि जो कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में या फिर मतलब कि ऐसे समझिए, जो कर्नाटक में एक संगीत गाया जाता है आलापना, ठीक है, यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है और यह किसके समान होता है बच्चे? तो यह आलाप के समान होता है। किसके समान होता है? आलाप के समान होता है बच्चे। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि बच्चे कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदू शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है। संगीत में समय पर आधारित एक निश्चित ढांचे को ताल कहा जाता है। ठीक है बच्चे। सातवां प्रश्न देखें। तो सातवां प्रश्न कहता है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर किसने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? तो बच्चे वह वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन। कौन? सर सीवी रमन थे। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्याख्या कह रहा है बच्चे कि सर सीवी रमन ने अपनी पहली यूरोपीय यात्रा वर्ष 1921 में इंग्लैंड स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सम्मेलन के अवसर पर किया था। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रकाशिकी एवं ध्वनिकी पर शोध पत्र प्रस्तुत किए एवं इस पर प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया। ठीक है बच्चे, जी हाँ। आगे यदि हम बात करें आठवें प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न कहता है बच्चे कि खाली स्थान दिया है, यानी कि इनमें से एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो बच्चे जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? फावड़ा का प्रयोग करते हैं। किसका? फावड़ा, जिसको हम लोग गाँव में फरसा भी कहते हैं। ठीक है, जी हाँ बच्चे। तो बात करते हैं नवें प्रश्न की। तो नवा प्रश्न क्या कहता है बच्चे? नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मानव रोग है जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वर। क्या बच्चे? आंत्र ज्वर। ठीक है, जी हाँ। यहाँ देख लेना, साल्मोनेला टाइफी एक रोग जनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग आंत्र ज्वर भी कहते हैं बच्चे। ठीक, यह जीवाणु आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है।
इस रोग के सामान्य लक्षण है जैसे लगातार उच्च ज्वर यानी लगातार बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, भूख न लगना इत्यादि, यानी भूख न लगना, ये सब किसके लक्षण हैं? टाइफाइड के। ठीक है, जी हाँ बच्चे। और टाइफाइड ज्वर की जो पुष्टि की जाती है विडाल परीक्षण से होता है। किस परीक्षण से बच्चे? विडाल परीक्षण से होता है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। बात करेंगे हम 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो बच्चे कहाँ पे हुआ था? बोलीविया में। कहाँ पे? बोलीविया में। ध्यान देना बच्चे, ये जो बोलीविया है, बोलीविया एक लैटिन अमेरिकी देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो सरकार है ना, जो नगर पालिका है, इसने जलापूर्ति पर क्या किया? अपना नियंत्रण बनाए रखा है। लेकिन जबकि विश्व बैंक ने इसको नियंत्रण छोड़ने के लिए क्या कहा है? दबाव बनाया। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति, कोचबम्बा का बोलीविया में है, ठीक है, तो कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, जिससे पानी की कीमत से 4 गुना वृद्धि कर दी गई। अब बच्चे अगर पानी ही 4 गुना ज़्यादा दाम में मिलने लग जाएगा तो जो आम नागरिक हो कैसे जिएंगे वहाँ के? ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर वर्ष 2000 में क्या हुआ था? आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जिसे बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। ठीक है, जी हाँ बेटा। बात करें 11वां प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल, जिसको हम लोग CHRI भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चे? तो राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में बच्चे। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। व्याख्या देख ली, व्याख्या बच्चे की CHRI एक स्वतंत्र गैर पक्षपात पूर्ण गैर सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, यानी कि भारत में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें बच्चे, तो इसकी स्थापना जो है राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी। 12वें प्रश्न की बात करें बच्चे, तो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न कहता है बच्चे कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले किस देश का दौरा किए थे वे? तो बच्चे भूटान गए थे सबसे पहले। कहाँ पे गए थे? भूटान गए थे। ठीक है, जी हाँ, ध्यान देना, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है, हालांकि फिर भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। जानकारी ये है कि बच्चे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद 15 जून 2014 को ही कहा गया सबसे पहले? तो भूटान गए थे। ठीक है, भूटान गए थे, और उनकी प्रथम विदेशी यात्रा विकास एवं सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने पर केंद्रित थी। ठीक है, जी हाँ बच्चे। 13वां प्रश्न की बात करें बच्चा, 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है बच्चे? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। क्या है? नेपाल। और जो नेपाल है ना, ये जो नेपाल है उत्तर प्रदेश के कितने जिले से अपनी सीमा को साझा करता है, ये प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ, और इसका जो उत्तर आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। ठीक है बच्चे, जी हाँ। यहाँ ध्यान देना, व्याख्या, तो व्याख्या कहता है बच्चे नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो नेपाल देश है ना, नेपाल से भारत के कुल 5 राज्य लगते हैं: उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। लेकिन जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश अगर लग रहा है तो उसके कुछ जिले से भी लगेगा, यानी कि जो राज्य हैं इनके कुछ ना कुछ जिले उस देश से लगे होंगे बच्चे। तो जबकि यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल से सटे हुए हैं और कितने जिले सटे हैं। तो उनको आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं बच्चे। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और जो उत्तर प्रदेश के परिचय वाला वीडियो है मैंने आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बात करें 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कहता है बच्चा कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे? तो जिसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। कहाँ पे है? ढाका में। यानी कि सीधी सी बात है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में। आपको यही याद रखना। ठीक है, जी हाँ। और यह जो बिम्स्टेक है ये क्या है? तो यह है दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों का संगठन है। ठीक है, कितने देशों का संगठन बच्चे? 7 देशों का संगठन है। ठीक है, जी हाँ। बिम्स्टेक में दिखेंगे तो 7 अक्षर दिखेंगे और वही 7 देश है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, देख लेते हैं, हालांकि चलिए देख ही लेते हैं, इसकी व्याख्या में ही मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि जो एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक है, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत किया गया था 6 जून 1997 को।
इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। ये 6 हो गया, प्लस आपका भारत 7 हो गया। ठीक है जी हाँ। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो यह 4 देशों के साथ ही हुआ था, और 4 देश कौन थे? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड थे। ठीक है बच्चे जी हाँ। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या कहाँ है? तो ढाका में है। मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में, व्याख्या मुख्यालय। आगे बात करें हम 15वें प्रश्न की, तो 15वां प्रश्न कहता है बच्चा कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया बच्चे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शामली। ध्यान देना, शामली जो है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम लोग एनसीआर कहते हैं, उसके 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है बच्चे। देखिए, आप लोग जानते होंगे दिल्ली और नई दिल्ली, अगर पूछें कि दिल्ली और नई दिल्ली में क्या अंतर है बच्चे, तो दिल्ली एक छोटा एरिया है, और जबकि नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को शामिल किया गया है और हरियाणा के भी कुछ जिलों को शामिल किया गया है, ताकि जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, नई दिल्ली राजधानी क्षेत्र हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके और उसकी दायरा को बढ़ाया जा सके बच्चे। यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या कर रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन संपूर्ण दिल्ली तथा हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल करके एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत किया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ जिले राजस्थान के भी है, हरियाणा के भी है और उत्तर प्रदेश के भी हैं। ठीक है बच्चे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? 8, राजस्थान के 2 और हरियाणा के 13 जिले शामिल है बच्चे, ध्यान देना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, तो 8, राजस्थान के 2, हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं। आइए बात करते हैं आगे 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, ध्यान देना, 16वां प्रश्न कह रहा है कि माल और सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो बच्चे किसने अनुमोदित किया था? सबसे पहले असम। ध्यान देना बच्चे, जीएसटी आपके टॉपिक का प्रश्न है, आपके सिलेबस का प्रश्न है, तो यहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे आपको कल वो वाला भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर, तो बने रहे हमारे साथ। और आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप चैनल पर बने हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चे, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। ठीक है जी हाँ। तो इसकी व्याख्या देख लेते बच्चे हम। तो 12 अगस्त 2016 को असम देश का पहला राज्य हो गया जिसने माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को अनुमोदित किया था। ठीक है बच्चे जी हाँ। बात करें हम 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो आपको पता है बच्चे, इसका जो उत्तर है धर्मपाल। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। ठीक है जी हाँ। व्याख्या अगर देखें तो बच्चे, तो पाल वंश की स्थापना, ये जो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक है, लेकिन राजा पूछे तो धर्मपाल है, गोपाल ने किया था, और गोपाल के पश्चात उनका पुत्र धर्मपाल शासक बना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, जो गोपाल है, गोपाल का ही पुत्र कौन है? धर्मपाल है। ठीक है बच्चे जी हाँ। और ये जो धर्मपाल था, इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ध्यान रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था बच्चे? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है जी हाँ। 18वें प्रश्न की बात करें बच्चे, तो 18वां प्रश्न कहता है आपसे कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप के या फिर किस रूप में जाना जाता है बच्चे? ध्यान रखना, बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रोपड़ खेती। क्या कहते हैं? रोपड़ खेती कहते हैं बच्चे। ठीक है, व्याख्या देखें तो व्याख्या कहता है कि रोपड़ खेती वाणिज्यिक खेती का एक रूप है जहां फसलों को लाभ के लिए उगाया जाता है। ठीक, इस प्रकार की कृषि के लिए बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बात करें आपसे प्रश्न नंबर 19वां। देखिए, यह जो 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? बच्चे ये जो प्रश्न है ना, सौर मंडल से, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है एक सौर मंडल, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो कहते हैं नीला ग्रह किसको कहते हैं? यानी कि नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर नीला ग्रह की बात आती है तो पृथ्वी को कहते हैं बच्चे। किसको कहते हैं? पृथ्वी को, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर आपका जो पृथ्वी है नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है बच्चे। क्या? पानी है। ठीक है जी हाँ। देखिए, यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है कि पृथ्वी पर जल के दिखता कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, और पृथ्वी को इसी कारण नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है, यानी कि जो पृथ्वी है ना, किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा स्थान रखता है। ध्यान रखना बच्चा, जो ये सौरमंडल है, इसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसको भी मैं आपको 1-2 दिन में करवा दूंगा। ठीक है जी हाँ बच्चे।
आगे ध्यान देना इसी में। और मंगल ग्रह जो बच्चे, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, ठीक है जी हाँ। और बाकियों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। देखिए जुपिटर जिसको हम लोग बृहस्पति कहते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह कितने, 79 है। और प्लूटो जो है बच्चे, इसको तो अभी 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और वर्तमान में सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं, तो बच्चे 8 है। ध्यान देना, इन सबके बारे में चर्चा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपसे ऑप्शन में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। और 20वां प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। ध्यान देना बच्चे, जब आप लोग 10 में या 10th में या 12th में रहे होंगे तो वहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हमको पीरियाडिक टेबल याद करवाया जाता था, जिसमें जो 18वां समूह या फिर जिसको हम लोग शून्य समूह भी कहते हैं, अंतिम वाला, जिसमें क्या था, तो हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, क्रिप्टान और रेडान, ठीक है, ये थे। तो भाई बताओ इसमें कौन सा नहीं नाम आया, तो क्लोरीन नाम नहीं आया। तो क्लोरीन क्या बच्चे, क्लोरीन जो है यह निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे निष्क्रिय गैस को हम लोग अक्रिय गैस या नोबेल गैस भी कहते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या कर रहा है कि निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है या फिर नोबेल गैस, क्योंकि यह न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता और ना ही ग्रहण करता है। इसकी प्रकृति निष्क्रिय होती है। नोबेल गैस की संख्या टोटल कितनी, 7 है। तो कौन कौन है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान और आग्नेसन, ठीक है बच्चे जी हाँ। अब बात करें आगे 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न कहता है कि क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड है। कौन है बच्चे, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान देना, जो क्यों क्यों लड़की की लेखिका है, आपसे लेखक पूछा है तो रस्किन बॉन्ड, लेकिन अगर पूछे लेखिका कौन है तो महाश्वेता देवी है। कौन है, महाश्वेता देवी है, ठीक है जी हाँ। 22वें प्रश्न की बात करें बच्चा, तो 22वां प्रश्न कहता है कि खाली स्थान दिया है कि इनमें से गुलाबी गैंग की संस्थापक कौन है, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है, जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सपंत पाल देवी है, यह गुलाबी गैंग की संस्थापक है। और ये जो गुलाबी गैंग संस्थापक है बच्चे, यानी कि जो गुलाबी गैंग है यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी है गुलाबी गैंग और मध्य प्रदेश में भी। और यह करता क्या, तो यह महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए क्या करता है, कार्य करता है बच्चे, ठीक है जी हाँ। बात करें हम इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या क्या कहता है बच्चे, ध्यान देना। करें कि गुलाबी गैंग की स्थापना वर्ष 2006 में संपत पाल देवी के उत्तर प्रदेश के बादा जनपद में किया गया, यानी संपत पाल देवी द्वारा किया गया। इन्होंने अपने गैंग का नाम गुलाबी गैंग इसलिए रखा क्योंकि इसकी सदस्य केवल महिलाएं होती हैं जो गुलाबी रंग की साड़ी ही पहनती हैं। ये गैंग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने की कोशिश करता है, साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए कदम भी उठाता है। 23वां प्रश्न है बच्चा, 23वां प्रश्न कर रहा है कि मुरादाबाद खाली दिया है, खाली स्थान है, और पूछ रहा है किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया, यानी कि अच्छा स्थान बनाया। ध्यान देना, जो मुरादाबाद बच्चे, इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है बच्चे। तो जो मुरादाबाद है किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए फेमस है। ध्यान देना बच्चे, 24 जनवरी 2018 को, कब, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना लागू होता है। और जितने जिले थे सभी जिलों को एक एक उत्पाद मतलब कि विशेष रूप से प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी एक एक उत्पाद के लिए वे फेमस होते हैं। तो उसी क्रम में जो मुरादाबाद है बच्चे, मुरादाबाद में क्या ज़्यादा बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी भी कहते हैं, ठीक। इस पर भी आपको कल या परसों में 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो मिल जाएगा। यूपी स्पेशल चल रहा है बच्चे, आप लोग चैनल पर बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बात करें 23वें प्रश्न की, तो 23वां प्रश्न कहता है बच्चा, हाँ, इसका जो व्याख्या कहता है कि रामगंगा, एक प्रश्न पहले देख लें हम लोग, प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, प्रश्न तो हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताई दिया। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा बच्चा कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी, यानी कौन सा दुनिया का कौन सा देश है जिसने महिलाओं को भी मतदान देने की अनुमति दिया, वोट देने की अनुमति दिया बच्चे, तो वह है न्यूजीलैंड। कौन है, न्यूजीलैंड बच्चे, ठीक है जी हाँ। तो जो न्यूजीलैंड बच्चे, यह सन 1893 ईस्वी, यानी 19 सितंबर सन 1893 ईस्वी को सभी वयस्क महिलाओं को भी मतदान देने की अनुमति प्रदान किया, ठीक है बच्चे। 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वां प्रश्न कह रहा है बच्चे कि भारत में अली बंधुओं में कौन कौन शामिल थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, यानी अली बंधुओं ने
किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बच्चे खिलाफत आंदोलन का। किसका? खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, यह राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है बच्चे। राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको आप लोग बच्चे तैयार कर लीजिएगा, हालांकि मैं इसी चैनल पर आपको कराऊंगा भी। ठीक है, तो अली बंधु के अंतर्गत दो व्यक्ति आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन क्या किया था बच्चे? नेतृत्व किया था। और अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें बच्चे, यहाँ व्याख्या जरा देखिएगा, कह रहा है कि अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 में भारत में मुख्यतः भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य खलीफा के पद को पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। वर्ष 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 1942 में। कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, जी हाँ। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था बच्चे। और अगर पूछा जाए कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में चलाया गया था। ध्यान देना, तो यहाँ पे जितने भी आंदोलन थे सभी के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, 26वें प्रश्न की बात करें बच्चे, 26वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है बच्चे? तो भाग 4 में डीपीएसपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिव पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसका हिंदी नाम बच्चे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जी हाँ बच्चे। तो भाग 4 में क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। मूलभूत अधिकार बात करते हुए भाग 3 में है। संघ की न्यायपालिका की बात करते हुए भाग 5 में है। संसद भी भाग 5 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्याख्या। तो जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उल्लेख है। 27वां प्रश्न कहता है बच्चे कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। और अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? तो इसको चरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? चरनोजम कहते हैं। ठीक है, हम लोग आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे व्याख्या दिया है, कह रहा है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहते हैं। देखिए चरनोजम, मैंने कहा ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? चरनोजम कहते हैं। ठीक है, तो इत्यादि नामों से जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी में कौन सी खेती सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कपास होता है। ठीक, तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर दरार युक्त हो जाती है, यानी कि बड़े बड़े दरारें फट जाते हैं। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक बच्चे, जी हाँ। बात करते हैं 28वां प्रश्न की। तो 28वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? 28वां प्रश्न कहता है बच्चे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक कृषि विद्यालय है? यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है बच्चे, यह एक कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है बच्चे। कहाँ पे? मेरठ जिले में स्थित है। ठीक है, जी हाँ। बात करें 29वें प्रश्न की, तो बच्चा 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वां प्रश्न कहता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो बच्चे गुलामी से स्वतंत्रता का। किसका? गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कहाँ पे? मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुच्छेद 4 में बच्चे। ठीक है, जी हाँ। आइए, और बाकी जो अधिकार बच्चे ये सारे के सारे मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, जी हाँ। शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार, सारे मूल अधिकार है। ठीक है, जी हाँ। आगे बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो बच्चे 30वां प्रश्न कहता है कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग। क्या बच्चे? स्वयं शिक्षण प्रयोग। ठीक है, जी हाँ। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या बच्चे, तो व्याख्या ध्यान देना। व्याख्या से वैसे आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याख्या कहता है कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसे जुलाई 2017 में यूएनडीपी द्वारा पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक, और यह पुरस्कार इन्हें महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में सूखे के विपरीत प्रभावों का सामना करने के लिए
पारिस्थितिकी सतत कृषि मॉडल को तैयार करने के लिए दिया गया है। ठीक है बच्चे, और यह जो संगठन है भारतीय ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिछले 2 दशकों से काम कर रहा है। 15 जुलाई 2021 को यूएनडीपी द्वारा 2 भारतीय संगठनों अधिमलई पझंगुड़ी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तथा स्नेहा कुंज ट्रस्ट को प्रेस्टिजियस इक्वेडर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई। हालांकि इसको हमको नहीं देखना है, हमको ऊपर यहीं तक देखना है बच्चे क्या कि ये कितने दशकों से काम कर रहा है, बाकी उसकी जानकारी। हाँ अच्छा, एक काम करिए, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए जो मैंने अभी एकदम लास्ट वाला बताया, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपसे पूछ भी ले। ठीक है जी हाँ बच्चे, अब आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो बच्चे देखिए, ये फिजिक्स का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे तो समझ जाएंगे। व्याख्या कहता है बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। यानी कि जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है उसको मापता है कौन? प्रकाश वर्ष। ठीक है, यह दूरी मापने की एक इकाई है। यह किसकी इकाई है? यह दूरी मापने की इकाई है जिसे मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे कि 2 नक्षत्रों के बीच की दूरी या इसी प्रकार के अन्य खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। 32वें प्रश्न की बात करें बच्चा, तो 32वां प्रश्न कहता है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख के किसमें स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो बच्चे आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेते, व्याख्या देख लेते इसकी। तो कह रहा है कि मानव नेत्र में कार्निया के पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। ठीक है बच्चे जी हाँ। और यहाँ पे 33वां प्रश्न आपसे एक पुस्तक के बारे में कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे। तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी है। ठीक है, कौन? महात्मा गांधी। किस पुस्तक के? हिंद स्वराज। ठीक है जी हाँ बच्चे। और यहाँ पे 3-4 नाम और हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आप व्याख्या एक बार जरूर देख लें। व्याख्या कहता है कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जबकि नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा रचित नाटक है। द एसेंशियल गांधी नामक पुस्तक के संपादन लुई फिशर हैं। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना है। मौलाना अबुल कलाम की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम है बच्चे। ठीक है, 34वां प्रश्न कहता है हमसे कि 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था। तो बच्चे बुंदेलखंड को। ठीक है, क्या? बुंदेलखंड को क्या कहा जाता था? छेदी कहा जाता था। और बाकी जो अवध है, अवंती है, अंग है, ये सभी महाजनपद होते थे उस समय। ठीक है जी हाँ, ध्यान रखना। अच्छा, छेदी भी, ये भी जो है, ये जो छेदी है यहाँ पे छेदी कर दिया जबकि होगा ये छेदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का क्या था, ये उस समय महाजनपद काल था। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, छेदी यानी कि चेदी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को कहा जाता था। इसका उल्लेख 16 महाजनपदों में से है, यानी कि 16 महाजनपद थे भैया उस समय। ठीक है जी हाँ, 6वीं शताब्दी के समय में। तो ज्ञातव्य है कि वत्स महाजनपद वर्तमान कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। यानी कि ये जो वत्स, इसमें वत्स का चर्चा नहीं किया गया, हालांकि बच्चे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, आपको इसकी जो व्याख्या है, जो उत्तर है, उसको देख लेना है। जैसे कि आपसे चेदी का पूछा है तो बुंदेलखंड है। ठीक है बच्चे जी हाँ। बात करें 35वें प्रश्न की, तो 35वां प्रश्न कहता है बच्चे कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो बच्चे बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको देख लेते हैं। तो बच्चे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था, और बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस 184 ईसा पूर्व में कर दी थी। यानी कि जो बृहदत्त थे, बृहदत्त की हत्या कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करता है। कब करता है? तो 184 ईसा पूर्व में करता है। और हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है बच्चे? तो शुंग वंश की स्थापना करता है, और विदिशा को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो इसका नाम जरूर पढ़े होंगे और इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अशोक के बारे में जरूर जानते होंगे, मौर्य वंश के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है, बिंदुसार मौर्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यानी ध्यान रखना, जो बिंदुसार है ना, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था, और अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है बच्चे, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख दिया गया है। आपसे कहा जाता है, कई बार आपसे पूछता है कि जो अशोक का नाम अशोक मिलता है
वह किस अभिलेख में मिलता है बच्चे? तो वह मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है बच्चे, जी हाँ। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। 36वां प्रश्न कहता है कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो बच्चे वर्तमान में गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर में बच्चे। कहाँ पे? गाजीपुर में। ठीक है, जी हाँ। यानी कि जो जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश के गाजी में, मतलब गाजीपुर में। आगे देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखने का कोई महत्व नहीं है, चूँकि वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न कहता है बच्चे कि राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था? तो बच्चे कहाँ किया था? तो कन्नौज में। किसने किया था? राजा हर्षवर्धन ने। ठीक है, जब वर्धन वंश आप पढ़ेंगे तो हर्षवर्धन वहीं का एक महान शासक था जिसने क्या किया था? भद्र विहार नामक एक बड़े केंद्र की स्थापना किया था। एक केंद्र किस लिए था? तो ज्ञान का था। ठीक है, कहाँ किया गया था? तो कन्नौज में। बात करें 38वें प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की, तो बच्चे 38वां प्रश्न कहता है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बच्चे ये हैं रघुपति सहाय। कौन है? रघुपति सहाय। अगर आप व्याख्या देखें बच्चे तो व्याख्या कहता है कि उर्दू शायरी में रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। ठीक है, जी हाँ बच्चे। गुल ए नगमा, बज्म ए ज़िंदगी, रंग ए शायरी, सरगम इनके प्रमुख शायरी संग्रह बच्चे। ठीक है, तो ये रहे बच्चे आपके 38 प्रश्न टोटल। कहाँ से? जीके से। ठीक है, ये यूपीपी में पूछे जाते हैं 38 प्रश्न। बाकी उसके बाद हिंदी है। ठीक है, क्या है? बाकी उसके बाद हिंदी वगैरह है। तो हमको हिंदी को नहीं देखना है, हमको देखना है किसको बच्चे? केवल और केवल इसमें जीएस देखना है। जीएस का जब हो जाएगा तो आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है, जी हाँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपने जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।